आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र शास्त्री प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं और व्याकरण नहीं लिए हैं, उनके लिए अनिवार्य प्रथम पत्र में लघु सिद्धांत कौमुदी पाठ्य पुस्तक निर्धारित है, जिसका संधि प्रकरण, समास प्रकरण और कारक प्रकरण विशेष रूप से पढ़ना है। अभी हम लोग पूर्व कक्षा से समास प्रकरण पढ़ रहे हैं। आज का सूत्र है अव्ययी भावश्च। यह सूत्र अव्यय संज्ञा करती है, कहती है कि अव्ययी भाव समास की अव्यय संज्ञा होती है। और यह दो सूत्र है। एक ही प्रकार का यह सूत्र है, लेकिन इसका दो अर्थ है। एक सूत्र तो अव्यय संज्ञा करने वाला है, दूसरा सूत्र नपुंसक संज्ञा करने वाला है। कहता है कि अव्ययी भावश्च, यह सूत्र कि अव्यय संज्ञा, अव्ययी भाव समास की अव्यय संज्ञा होती है। इस तरह से अव्यय संज्ञा करने वाला यह सूत्र अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास यह अव्यय संज्ञा करता है। तो आज बनाना है अधिगोपम। यह अधिगोपम सब पहले बनाए हम लोग गोप शब्द। अब यहाँ गाह पातिति गोपाह, यहाँ गाह पाती अर्थ में गोपह भी कह सकते हैं। गाह पाती अर्थात गायों का जो पालन करता है उसे गोप कहते हैं। तस्मिन् अधिगोपम, अधिगोपम का मतलब होता है गोप में। तो अधिगोपम शब्द का हम लोग विग्रह करें, गोपे इति, यह लौकिक विग्रह हुआ। गोप इंगी अधि, यह अलौकिक विग्रह हुआ। इस अलौकिक विग्रह की स्थिति में अव्ययम विभक्ति समीप ये जो सूत्र है, इसके द्वारा समास संज्ञा की जाती है। इसके बाद कृतद्देश समासाश्च, इस सूत्र से गोप, इंगी और अधि इस सम्मिलित को एक साथ समास संज्ञा हो जाती है। और पुनः जब समास संज्ञा हो जाती है तो एक सूत्र है अव्यादाप सुपः, नहीं सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। सूत्र कहता है धात्वावयव या प्रातिपदिकावयव जो सुप, उसका लोप होता है। तो प्रातिपदिका अवयव सुप है इंगी, उसका लोप हो गया, बच गया गोप अधि। इस स्थिति में प्रथमानिर्दिष्टम समासुपसर्जनम, इस सूत्र के द्वारा अधि की उपसर्जन संज्ञा हो जाती है। यह सूत्र कहता है समास करने वाला जो सूत्र है, उस सूत्र में जो प्रथमांत पद है, उस प्रथमांत पद के द्वारा जो उदाहरण में प्रयोग में निर्दिष्ट शब्द है, उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। तो समास करने वाला यहाँ सूत्र है अव्ययम विभक्ति। इसमें दो पद हैं, एक प्रथमांत है और एक सप्तम्यंत है। तो प्रथमांत पद अव्यय है, अव्ययम है। इस अव्ययम से निर्दिष्ट शब्द यहाँ गोप अधि में अधि है, अधि अव्यय है, गोप अव्यय नहीं है। इसलिए इस अधि की उपसर्जनम पूर्वम,
इस सूत्र से पूर्व प्रयोग हो जाएगा। कहता है उपसर्जन संज्ञक जो शब्द है उसका पूर्व में प्रयोग होता है, तो उसका पूर्व प्रयोग कर देते हैं तो क्या बन जाता है, अधिगोप। इसके बाद पुनः इंज्ञाप प्रातिपदिकात से प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सुविभक्ति लाते हैं। आप कहेंगे इंज्ञंत, आवंत और प्रातिपदिक से सुप आता है, तो यह आपका अधिगोप शब्द है, न तो इंज्ञंत है, न आवंत है और न प्रातिपदिक है। मैं कहूँगा हाँ प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक संज्ञा हुई थी गोप इंगी अधिकी। आप कहेंगे गोप इंगी अधिकी हुई थी, अब तो गोप इंगी अधि नहीं है, अभी तो अधिगोप है। तब मैं कहूँगा एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात्, अर्थात एक देश में विकृति होती है तो अन्य वह नहीं कहलाता है, वही कहलाता है। अर्थात छिन्ने पुच्छेस्वनी नासो न गर्दभः, अर्थात कुत्ते का पूछ कट जाए तो वह न तो गधा होता है न घोड़ा कहलाता है, वह कुत्ता ही कहलाता है। इस तरह से वह प्रातिपदिक है, और जब प्रातिपदिक है तो इंज्ञा प्रातिपदिकात इस सूत्र से प्रथमा के एक वचन में सुविभक्ति लाते हैं, अधिगोप सु हो जाती है। अब अगला सूत्र है, कहता है अव्ययभावश्च, कि अव्ययभाव समास की तो अव्यय संज्ञा हो जाती है। ठीक है, अव्यय संज्ञा हो गई। अब अव्यय संज्ञा हो जाने पर अव्यादाप सुपः, इस सूत्र कहता है अव्यय से परे सुप का लोप होता है, आपका जो सु आया वो लोप हो जाएगा, आप अधिगोपम कैसे बनाएंगे। इसके लिए आगे सूत्र देते हैं और कहते हैं नाव्ययभावा दतों में पंचम्या, भाई सब जगह लोप होता है, लेकिन अदंत अव्ययभाव, जो अव्ययभाव अदंत हो अर्थात जिसके अंत में अ हो, उससे परे विभक्ति का लोप नहीं होता है, सुप का लोप नहीं होता है। अपितु कहते हैं पंचमी को छोड़कर, अपंचम्या, पंचमी को छोड़कर अदंत अव्ययभाव से परे जो सुप है उसके स्थान में अम आदेश हो जाता है। तो यहाँ भी अधिगोप सु है, पंचमी का तो नहीं है, तो सु के स्थान में अम आदेश हो गया, अम आदेश हो गया तो अधिगोप अम हो गया। अब यहाँ पर एक सूत्र है अव्ययभावश्च, उससे अधिगोप की नपुंसक संज्ञा हो जाती है। नपुंसक संज्ञा हो जाने से क्या होता है, अदंत नपुंसक से परे एक सूत्र है अतोम, कदा अदंत नपुंसक अंग से परे जो है उसको सु को अम आदेश हो जाता है, तो अम तो यहाँ पहले ही हो गया है, उसको अमी पूर्वा सूत्र से पूर्व रूप हो जाता है, अधिगोपम बन जाता है। अब कहते अपंचम्या, अगर पंचमी का हो तो आम आदेश नहीं होता, लोप तो नहीं होगा, अम आदेश भी नहीं होगा। तो अधिगोप सबसे जब पंचमी विभक्ति लाएंगे, अधिगोप अंगासी, तो अंगासी के स्थान में क्या हो जाएगा, समात, क्या हो जाएगा, आत आदेश हो जाएगा। टांग ngasi ngसा मिनात स्या इन आत से, तो आत आदेश हो जाएगा, तो अधिगोप आत हो जाएगा। और इसके बाद अधिगोप घटक जो आकार है और आत दोनों के स्थान में अकः संबंध दीर्घ से दीर्घ कर देंगे, अधिगोपात हो जाएगा। और इसी तरह से अधिगोपात, अधिगोपाभ्याम, अधिगोपेभ्य आदि रूप बनेंगे। तो पंचमी में तो अमादेश नहीं होगा, बाकी सब जगह अमादेश हो जाएगा, तो अधिगोपम इस तरह से रूप बनेगा। तो अविभक्ति लाएंगे वहाँ भी अमादेश हो जाएगा, अधिगोपम। बहुवचन लाएंगे वहाँ भी अधिगोपम रूप हो जाएगा, और सब का अर्थ होगा गोप में, क्योंकि विभक्ति के अर्थ में ही यह समास हुआ है। इस तरह से हम लोग अव्ययभाव समास में ये देख रहे हैं कि तृतीया, आगे आप देखेंगे कि तृतीया सप्तमी में
विकल्प से लोप होगा, वो अमादेश होगा। अमादेश हो भी सकता है और नहीं भी होगा, ये आगे कक्षा में बतलाएंगे। तो यहाँ आप समझें, अदंत अव्यय भाव से परे जो सु आदि हैं उसके स्थान में अम आदेश होता है, केवल पंचमी को छोड़कर। पंचमी के स्थान में अम आदेश नहीं होता है, वहाँ पर आत आदेश हो जाएगा, भ्याम रहेगा, वहाँ दीर्घ हो जाएगा। उसके बाद में भ्यस रहेगा वहाँ भी, अर्थात अधिगोपात, अधिगोपाभ्याम, अधिगोपेभ्या, ये रूप बनेगा। इस तरह से अव्यय भाव का यह हम लोग प्रकरण पढ़ रहे हैं। पुनः अगली कक्षा में ओ